राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदिकाल की सीमांकन के संदर्भ में। हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी काल सीमा और नामकरण की समस्या के कारण विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। किसी भी जनभाषा में सदा एकरूपता नहीं बनी रह सकती, उसमें स्थान और काल के कारण अंतर उपस्थित हो जाता है। इसी दृष्टि से हिंदी भाषा ने मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, पहाड़ी आदि अनेक रूप धारण किए। इन सब बोलियों में तात्विक समानता है। आजकल स्थान और काल भेद के कारण इन सब के रूपों में कुछ अंतर दिखाई देता है, किंतु तत्वतः ये सब बोलियां और भाषाएं हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती हैं और इन सब भाषाओं में रचा गया साहित्य हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। वस्तुतः हिंदी वह भाषा है जो अपभ्रंश से अलग होकर अपना स्वतंत्र विकास करके तात्विक दृष्टि से भी अपभ्रंश से अलग हो गई। यद्यपि अपभ्रंश 15वीं शताब्दी तक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई, किंतु 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा उससे पृथक हो गई थी। उसमें साहित्य का सृजन भी होने लगा था। इसी भाषा को उत्तर अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या अवहट्ट आदि नाम दिए गए हैं। वास्तविकता यह है कि उत्तर अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, अवहटी आदि नाम भ्रामक हैं। यह हिंदी भाषा ही है जिसने अपभ्रंश से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस साहित्य को हिंदी साहित्य में ही स्थान दिया है और इसी आधार पर हमें आदिकाल की पूर्वापर सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी। आदिकाल की पूर्वापर सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम काल वीर गाथा काल माना है, जिसकी सीमाएं संवत 1050 से 1375 तक स्वीकार की गई है। शुक्ल जी ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को वीर गाथा काल में स्थान दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश काव्य को आदिकाल की सीमाओं में ही प्रतिष्ठित किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती है। हिंदी के प्रथम कवि का समय निश्चित करने से आदिकाल के प्रारंभ की सीमा का निश्चय हो सकता है। अतः हम बात करेंगे प्रथम कवि के निर्धारण की। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किंतु पुष्य की कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शती के सिद्ध सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपाद की कविताओं में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है और बोलचाल की भाषा, जो प्रारंभिक हिंदी थी, प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं में ही भक्ति काल का बीजांकुर है। सिद्धों की हठ योग साधना सरहपाद की कविता से नाथों के साहित्य में पहुंची और वहीं से संत काव्य में प्रविष्ट हुई। संत साहित्य का प्रवर्तन कबीर ने किया, जो सिद्धों नाथों की काव्य परंपरा का ही विकास है। इस दृष्टि से सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि ठहरते हैं।
उन्होंने ही अपने काव्य में दोहा और पद शैली का प्रयोग किया, जिसे बाद में अनेक हिंदी कवियों ने अपनाया। आदिकाल का प्रारंभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज और भोज के समय को सन 993 ईस्वी के पुरानी हिंदी का साहित्य में प्रयोग स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने इसी पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहा है और जिन 12 कृतियों के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, उसमें भी वे स्वयं 4 कृतियां अपभ्रंश की बताते हैं। वीरगाथा काल को वे अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहपाद और देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने भले ही वीरगाथा काल का प्रारंभ 993 ईस्वी से घोषित किया हो, किंतु व्यवहारतः वे भी सरहपाद को हिंदी साहित्य में स्थान देकर अपनी ही प्रारंभिक सीमा को पीछे खींच ले जाते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल के आरंभ की सीमा सरहपाद को हिंदी प्रथम कवि मानकर सन 769 ईस्वी से स्वीकार की है। ग्रियर्सन, शिवसिंह सेंगर, मिश्र बंधु, गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी बहुत दूर तक राहुल जी के विचार से सहमत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी, जिन्होंने आदिकाल यानी वीरगाथा काल का प्रारंभ 993 ईस्वी से माना है, प्रकारांतर से सरहपाद का इस काल में विवेचन करके राहुल जी के मत में निहित सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। अतः हम आदिकाल का प्रारंभ 769 ईस्वी से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए स्वीकार कर सकते हैं। आदिकाल की अंतिम सीमा। आदिकाल के समान ही आदिकाल का समापन काल भी विवादास्पद रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल विभाजन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी है। मिश्र बंधुओं ने 1389 ईस्वी को अंतिम सीमा माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1318 ईस्वी को अंतिम सीमा बताया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1343 ईस्वी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सहमति व्यक्त करते हुए सन 1318 को आदिकाल की अंतिम सीमा कहते हैं। इस संबंध में हम संतुलित दृष्टिकोण अपना सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत ही स्थान दिया है, जिसका रचना काल 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक रहा है। अतः हम शुक्ल जी द्वारा निर्धारित अंतिम सीमा 1318 ईस्वी को 2-3 दशाब्द आगे ले जा सकते हैं। फिर भी जब तक कोई ठोस आधार प्राप्त नहीं हो, हम शुक्ल जी द्वारा निर्धारित सन 1318 को ही हिंदी की अंतिम सीमा कह सकते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 769 ईस्वी से सन 1318 ईस्वी तक माना जा सकता है। आज हम इतनी ही बात करेंगे। अगली कक्षा में हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में। धन्यवाद।